हाँ जी, नमस्कार। मैं संदीप सुड्डा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्कूल व्याख्याता 2017 में मेरे चयन से 10 दिन पहले मैंने कैसे तैयारी की, कैसे टाइम मैनेजमेंट किया, आखिर क्या वो रणनीति थी जिससे 2016 वाली भर्ती में चयन हो गया। आपके फायदेमंद है ये क्लास। ये जो क्लास है, ये क्लास जो भी स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, वो सभी बच्चों का लगभग समस्या का समाधान इस वीडियो में हो जाएगा कि क्या करना चाहिए इन दिनों में। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2014 में मेरी एमए कंप्लीट हुई थी और 2015 में भर्ती आई थी स्कूल व्याख्याता की। 2016 में इसी जुलाई महीने में ही एग्जाम था। जुलाई 2016 में स्कूल व्याख्याता का एग्जाम था। रिजल्ट आया था सितंबर में और ज्वाइनिंग मिली थी 22 जून 2017 को। 2017 के बाद में मैं भीलवाड़ा पोस्टिंग रहा। पहली पोस्टिंग मेरी चैनपुरा आसीन भीलवाड़ा में आई थी, जो जनवरी 2021 तक मैं वहीं था। उसके बाद में मेरा जो स्थानांतरण वो गृह जिले हनुमानगढ़ में टीडियासर ग्राम पंचायत में नौर ब्लॉक जिला हनुमानगढ़ में हो गया था। इसी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में 2023 वाली भर्ती में, जिसका एग्जाम 2024 को जनवरी में तो जीके का था और मार्च में अपने सब्जेक्ट का एग्जाम था। और उसके बाद में अक्टूबर में इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद में आपके समक्ष यहां उपस्थित हूं। दिसंबर में रिजल्ट आया और 10 मार्च 2025 से अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नीमका थाना जिला सीकर में कार्यरत हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं स्कूल व्याख्याता की अभी, वो सभी के सभी बच्चे जितने ज्यादा उनकी अच्छी तैयारी है, वो उतने ज्यादा ही थोड़े भयभीत है। क्योंकि इस बार क्या है कि थोड़े पद है वो कम है। अपने मान सकते हैं पद कम है, लेकिन तैयारी करने वालों के लिए कोई पद कम नहीं होते। जो तैयारी करने वाला बच्चा वो तो ये सोचता है कि एक सीट तो मेरी पक्की है, चाहे एक सिंगल सीट होगी उस पर भी मेरा चयन होगा। ये सोच के तैयारी करनी चाहिए। तो अब की बार बच्चे थोड़े डिमोरलाइज ये है कि पीछे भर्तियों में उनका नई युवा या फिर जो नए विद्यार्थी है उनमें थोड़े बहुत संकोच है कि कैसे होगा, क्या होगा पता नहीं। तो आपको बता दें कि अपने जो स्कूल व्याख्याता है, ये स्कूल व्याख्याता का पद एक तो मैं आपको ये बता दूं कि बहुत ही शानदार पद है। आपको एक मोहर मिलेगी, वो मोहर ऐसी है कि लोग जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, लोग मूल्यवास बनवाने के लिए, लोग आधार कार्ड में अपनी अपडेशन करवाने के लिए, लोग अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपकी मोहर की पक्की जरूरत होगी। वो जो मोहर है आपकी, वो बहुत ही काम की चीज है। वो गेजेटेड ऑफिसर की जो मोहर होती है, राजपत्रित अधिकारी की, वो मोहर आपको बस टारगेट उसका ही होना चाहिए कि वो मोहर लेके रहेंगे अपने। जब से मैं स्कूल व्याख्याता बना तब से मैंने तो ज्यादा क्या है कि झंझट नहीं रखा। कोई मोहर मरवाने के लिए आता है, मोहर लगवाने के लिए आता है, तो मैं तो भैया आसानी से सामान्य तौर पर प्रक्रिया के तहत उनको मोहर लगा देता हूं। आप भी ऐसे ही करना है। ऐसे नहीं है कि डॉक्यूमेंट पूरे करवाना और ये हो गया और वो हो गया और ये करना पड़ेगा और वो करना पड़ेगा और जाओ वो लाओ और वो लाओ वो लाओ ओरिजिनल लाओ कॉपी लाओ, ऐसे कुछ आपको माथा नहीं मारना। चलो वो बाद की बातें हैं। अब आपके इन 7 दिनों में, उन 6 दिनों में, 5 दिनों में आप क्या करें। इन 5 दिनों में मैं मेरी बात बताता हूं। मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं स्कूल व्याख्याता की तैयारी से संबंधित, वो कोई काल्पनिकता नहीं है, वो यथार्थ है। वो मैंने खुद झेला उसमें। और मैं ऐसे सोचता हूं कि जो मैंने झेला, जो मैंने जिन समस्याओं को झेला, वो समस्याएं बच्चों को न झेलनी पड़े। जिन नोट्स में मैं ये क्लास इस वजह से ही लेता हूं, सदा से मैं बच्चों को भी बोलता हूं, ऑफलाइन मार्गदर्शन बेस में मैं बोलता हूं कि मैंने कोशिश ये की है कि जो समस्या मैंने झेली वो बच्चों को कभी नहीं आने दूंगा मैं। इस वजह से मैंने ये तैयारी शुरू करवाई थी, पहले ऑफलाइन, उसके बाद में अपने ऑनलाइन सेटअप हो गया, ऑनलाइन काम शुरू हो गया तो अपने ऑनलाइन। और ये ऑनलाइन का तो बहुत ही अच्छा काम है। जो बच्चे मेरे से
रूबरू नहीं हो पाते, फोन पे जिनका कांटेक्ट नहीं हो पाता, वो बच्चे भी इस वीडियो के माध्यम से अपना जो कह सकते हैं अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करते हैं। कितनी अच्छी बात है कि मैं कहीं बैठा हूं, आप कहीं बैठे हो, और इस दौरान देखो आप मेरे को सुन रहे हो, और मेरा सौभाग्य होगा, ये एक प्रकार का बहुत बड़ा कह सकते हैं कि भाग्य होगा कि मैं जो बात यहां पहुंचाना चाहता हूं वो आप तक पहुंच रही है। कितने बड़े सौभाग्य की बात है ये। अब आपको बता दें कि इन दिनों में क्या है कि हमें हॉस्टल में रहा करते थे, इसी नौहर में एक अमरनाथ हॉस्टल है, उस हॉस्टल में रहा करते थे। मैं घर पे सिर्फ खाना खाने के लिए आया करता था, बाकी मैं हॉस्टल में ही रहा करता था। हॉस्टल में रहता, खाना खाने के लिए आता, दिन में चला जाता, शाम को खाना खाने के लिए आता घर पे और वापस से चला जाता। घर पे कोई किसी से राम रूमी कोई किसी को कोई मतलब नहीं था। माता जी है वो खाना डाल देती थी, मैं टिफिन उठाया और जब खाना भी वही खाता था। घर पे खाना खाऊंगा, घर की 100 जिम्मेदारियां होगी, घर की आसपास की बातें 100 बातें होगी, और उन बातों से माइंड है वो डाइवर्ट होगा। तो ऐसा आपने करे ही क्यों? मैं तो ऐसे बोलता था माता जी को कि आप मेरा खाना पैक रखना, मैं आऊंगा खाना उठा के और वापस चला जाऊंगा। ऐसे ही करता था। इन दिनों की क्या करता था कि इन दिनों में सिलेबस को अपने क्या है कि छोटा किया था। मेरे पास ज्यादा से ज्यादा ऐसे मान लो कि 5 रजिस्टर थे। अंत में ये 5 रजिस्टर थे। जो अंत था ना, लास्ट था, उसमें सिर्फ ये 5 रजिस्टर थे, सिर्फ 5 रजिस्टर थे, जिनमें मैंने उस समय भारत का इतिहास का पोर्शन ज्यादा था। वो तो भारत का इतिहास लगता था फर्स्ट पेपर में, साइंस लगती थी, इंग्लिश लगती थी, मैथ लगती थी, रीजनिंग लगती थी। वो सेम का सेम पार्ट था। कल्चर वाला पार्ट नहीं था। राजस्थान के जीके में सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी का पार्ट था, बाकी राजस्थान जीके नहीं था। करंट जीके था, उसमें मैनेजमेंट था। तो मैंने रजिस्टर में उनको छोटा कर रखा था, सब नोट्स को छोटा कर रहा था। ऐसे ही स्कूल में कहता कि सेकंड प्रश्न पत्र, तो सेकंड प्रश्न पत्र में भी इतिहास के अलग, काव्य शास्त्र के अलग, और जो उस समय 12वीं की किताबें लगा करती थी, तो उस 12वीं की किताबों का एकदम सारांश दे रखा था, और वो सारांश मैंने एकदम तैयार कर रखा था। इतना बड़ा सौभाग्य था कि 12वीं की किताबों से प्रश्न पूछे गए थे, वो सारे के सारे सही हुए थे। व्याकरण के प्रश्न पूछे गए, वो सारे के सारे सही हुए थे। देख लो, अपने काव्य शास्त्र के प्रश्न पूछे गए थे, सारे के सारे सही हुए थे। इतिहास में थोड़ा बहुत 5-7 प्रश्न तो ऐसे गलत हो ही जाते हैं। लगभग मेरे प्रश्न सही हुए थे। 118 के आसपास प्रश्न सही हुए थे उसमें। 118 पता नहीं 123 ऐसे करके प्रश्न सही हुए। तो उस समय 118-123 प्रश्न होना बहुत अच्छी बात है। अपने आप में तो ये गर्व की बात है। देखो बच्चों को तो गर्व बाद में होगा, लेकिन मुझे तो अभी गर्व होता है, अपने आप में भी गर्व की बात है ये। और जिस दिन आपका चयन होगा उस दिन सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। अभी आपको क्या करना है कि अभी आपको रजिस्टर है, रजिस्टरों को छोटा करना है। सिलेबस को मैं पिछले वीडियो में भी बताया था, अब मैं दोबारा बता रहा हूं कि सिलेबस छोटा करना है भाई। ठीक है, सिलेबस छोटा करना है, अपना मैटर है उसको छोटा करना है। जो मैटर है ना, आपके पास मैटर है, जो भी नोट्स है, जो भी किताबें हैं, उनको छोटा करना है, छोटी करना है, थोड़ा करना है, उनको कम कर दो, उसको कम से कम बना लो, ताकि अगर आपको लास्ट दिन भी रिपीट करना हो तो लास्ट दिन उन 5 रजिस्टरों को तो रिपीट कर ही सकते हैं। अब बनाने की कोशिश मत कर देना, कहीं आप अब लग जाओगे अपने 5 रजिस्टरों में, इसको छोटा कर लेते हैं। जो भी आपके पास मैटर है उसमें छांट लो कि कौन कौन सा अपने को पढ़ना है और कौन कौन सा आपको तैयार करना है। तो ऐसे आपको तैयारी करनी है, ऐसे नहीं कि आप रजिस्टर बनाने लग जाओ, ऐसे नहीं करना, लेकिन अपने सिलेबस को छोटा करना है। इन दौरान क्या करता था, मेरे साथ में मेरे वो जो क्लासमेट हुआ करते थे, सॉरी रूममेट हुआ करते थे, प्रभु दयाल जी सारण, वो मेरे साथ रहा करते थे। पास वाले कमरे में जितेंद्र सुथार रहा करता था, इधर वाले कमरे में बलदेव जी रहा करते थे, साथ में धीरज रहा करता था, इधर श्रवण कसवा रहा करता था, महेश शर्मा रहा करता था, नरेश रहा करता था, विनोद रहा करते थे, जेपी जो गोदारा है वो साथ में ही था, बहुत सारे दारासेन भी साथ था। ये वो नाम गिना रहा हूं, उनमें लगभग क्या है कि जय कुमार जी थे, या आत्माराम जी शर्मा थे, आत्माराम जी कौशिक, ये भी साथ में थे। लगभग उस बैच में जो वहां तैयारी करते थे, हनुमान जी बेनीवाल थे, तो लगभग जो इस बैच में थे वो लगभग सिलेक्ट हो गए थे। सुरेश जी जाटान वाले थे, तो लगभग उस बेस जो हॉस्टल था, उस हॉस्टल में तैयारी करने वाले विद्यार्थी रहा करते थे, सब सिलेक्ट हुए थे उसमें। तो
वहां क्या की स्ट्रेटेजी ऐसी चलती थी, आपको सही बताऊं तो मैं कि हमें जब बाहर निकला करते थे तो कभी पानी के पीने के लिए क्या या कभी वॉशरूम के लिए जाया करते थे, तो हॉस्टल में इस समय की बात बता रहा हूं, सेम सेम कंडीशन है ये। उस सेम कंडीशन में सिर्फ साए साए की आवाज आती थी, बाकी कोई कमरे के बाहर नहीं दिखता था, गेट बंद रहता था और अंदर ही सब तैयारी करते थे, मतलब सिर्फ बाहर आना वापस अंदर चले जाना। अब इस समय ये जो समय है ना, ये बहुत क्रिटिकल समय है आपका, ये समय आपके लिए बहुत जरूरी समय है। ये जो समय आपको मंजिल तक पहुंचा भी सकता है, इसमें अगर डिग गए तो सिलेक्शन से बाहर भी हो सकते हो, और आपको ऐसा काम करना ही क्यों है जो सिलेक्शन से बाहर हो जाए, अपने एकदम संयमित रहना है। अब जो ज्यादा ज्यादा चीजें इधर उधर की नहीं देखनी है, ज्यादा भटकाव नहीं करना है, कोई भी प्रकार की समस्या हो। वैसे तो बच्चे बहुत कॉल करते हैं आजकल, इन दोनों बच्चों का बहुत कॉल आता है कि सर क्या करें, सर याद नहीं हो रहा, सर वो वीडियो बना दो, सर वो वीडियो बना दो, सर एक वीडियो वो बना दो, सर आदिकाल की विशेषताओं का वीडियो बना दो, सर कविता क्या है का वीडियो बना दो, सर पुरस्कार कहानी का एक वीडियो बना दो। मतलब उनको जो समस्या आती है वो मेरे समक्ष रखते हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि उनके लिए वीडियो प्रोवाइड करवाऊं। अभी एक हिंदी भाषा उद्भव विकास और हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं, उनका एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए जरूर बनाऊंगा। हिंदी साहित्य के इतिहास के लगभग जो विशेषताएं हैं, प्रमुख कालों की, प्रमुख युगों की जो विशेषताएं हैं, आदिकाल की है, भक्ति काल की, भक्ति काल में चारों जो संप्रदायों की ट्रिक है, अपने जो रीति काल के तीनों भागों की जो विशेषताएं हैं, वो सब विशेषताएं आपके समक्ष अभी रखूंगा मैं। ये पहले इस वजह से नहीं दी क्योंकि अभी आप रिपीट कर लेना उसको, लेकिन मुख्य बात यह है कि आप अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करो, संयमित रखो उसको। इन दौरान रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोया करो। सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं, कई बच्चे अब इन दिनों में मरना मान लेंगे, और मरना मान लेंगे तो रात को 1 बजे 2 बजे ऐसे नहीं सोना है भाई। कोशिश करो 10 बजे से पहले पहले सो जाओ, क्योंकि अब जो आदत पड़ेगी ना, वो आदत ही 4-5 दिनों में आपके काम आएगी। भले ही आप सारी रात पढ़ते होंगे, लेकिन अब कोशिश करो कि 10 बजे रात को सो जाओ, 10 बजे आपको नींद आ जानी चाहिए। भले ही आप सुबह 4 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ। बाई द वे उस दिन रात को 12 बजे आप सोते हो रोजाना, बाई द वे एग्जाम से पहले वाले दिन है, क्योंकि हिंदी वालों का तो सेम दिन ही है, दोनों ही पेपर है। तो बाई द वे रात को 12 बजे की जगह 1 घंटे और नींद खराब हो गई, 2 बजे नींद आई, 3 बजे नींद आई, क्या करोगे? आदत डालो 10 बजे की, एकदम से ही 12 बजे सोते हो तो 10 बजे नींद नहीं आएगी। तो आज से ही तैयारी शुरू कर दो भाई, आज से ही तैयारी कर दो। रात को जल्दी सोना, 9 बजे तक खाना खा के घुमाई घुमाई करके, और कोशिश करो सुबह जल्दी उठ के पढ़ने की, और रात को जल्दी सोने की कोशिश करो, क्योंकि समय उस दिन आपको प्रॉपर नींद आएगी ना, वो प्रॉपर नींद आपके बहुत काम की है। सुबह जल्दी उठ जाओ, शाम को जल्दी सो। और अखबार लगभग ये जो बोल रहे हैं ना कि अब धरना चल रहा है, पेपर जो रद्द हो सकता है, पता नहीं जो पहले पेपर रद्द हो सकता है, पेपर पोस्टपोन हो सकता है, इन पे विश्वास मत करो। अपनी तैयारी को बस अपने ये सोचो कि जाना कैसे है, एग्जाम कैसे देना है, कैसे सिलेक्ट होना है। ये मत सोचो कि अभी भी पेपर आगे हो सकता है, कुछ नहीं होगा आगे। तैयारी करो अपनी बढ़िया से, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो। और भी कोई समस्या हो मैं आपके लिए जरूर उपस्थित रहूंगा। अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे दो, जल्दी सोने की कोशिश करो, सिलेबस को छोटा कर लो, छोटे से छोटा कर लो, थोड़े थोड़े रजिस्टर बना लो, उन रजिस्टरों को रिवाइज कर लेना, ताकि बाद में टाइम मिले तो एग्जाम से पहले वाले दिन भी रिपीट कर ले उनको। आपके लिखे हुए, आपके तैयार किए हुए बस जल्दी जल्दी रिपीट हो जाए, किताबें रिपीट नहीं होगी भी। जब किताबें पढ़ रहे हो किताबें रिपीट नहीं होगी, आपके नोट्स रिपीट हो जाएंगे जो आपके तैयार किए हुए, क्योंकि ये अच्छी अच्छी चीजें याद है वो तो छोड़ते जाओगे, नहीं जो आपके समझ में नहीं आ रही उनको एक बार दोहरा भी कर सकते हो भले, तो आपके लिए काम आएगी। इसी आशा के साथ आपको अपने एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं, आपका चयन हो सभी का, ऐसी उम्मीद के साथ मैं संदीप सुडा आपके लिए और ज्यादा वीडियो बना के लेके आऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपकी समस्याओं का लगभग समाधान हुआ कि नहीं हुआ, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर भी कोई समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपकी समस्या का समाधान करने के लिए हम 24 घंटे तत्पर हैं। धन्यवाद।